गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हम लोग को आगे क्लास में भी मिलेगा। और ये चैप्टर को हम लोग को डिस्क्रिप्टिव वे में सीनियर क्लास में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसा टॉपिक चेंज होकर इसी का बहुत सा कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। सिंपल शब्दों में अगर कहें, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। मतलब जो राज्य प्रजा के द्वारा चलाया जाए उसको प्रजातंत्र कहते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट। जस्ट इसी चैप्टर का टॉपिक है। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। दैट मीन्स इट इज़ अ बॉडी दैट रूल्स ओवर अ कंट्री और अ स्टेट। It makes laws to maintain order in the society and ensure those laws are followed. सिर्फ कानून बनाना ही इनका काम नहीं होता है, कानून को फॉलो करवाना, कानून का पालन करवाना भी इनका काम होता है, गवर्नमेंट का ही काम होता है। तो इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, गुड रेलवे, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पार्क एंड सो ऑन। ये सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। चलिए इसी में ही हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पुराने ज़माने में कितने टाइप के गवर्नमेंट को फॉलो करते थे और उस समय कितने टाइप के गवर्नमेंट होते थे। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट तीन टाइप के होते हैं: ऑथोरिटेरियन, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक। ऑथोरिटेरियन, कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। तो ऑथोरिटेरियन चार तरह का होता है, इसमें भी चार क्वालिटी है। एक है मोनार्की, थियोक्रेसी, ओलिगार्ची और डिक्टेटरशिप। ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं। कम्युनिस्ट का कोई टाइप नहीं है। डेमोक्रेटिक का दो टाइप है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को। अब एक एक गवर्नमेंट को हम लोग अच्छे से थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझेंगे कि बेसिकली ये क्या कह रहा है। चलो, दैट इज़ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर इज हेल्ड बाय वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड who have not been elected by the people of the country। मतलब ऑथोरिटेरियन एक ऐसा गवर्नमेंट है, एक ऐसा सरकार है, इसमें जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो या तो किसी एक पर्सन के पास होती है या फिर एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के पास होती है। और ये आदमी और ये ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता है। तो ये जो मोनार्की हो गया, थियोक्रेसी, ओलिगार्ची एंड डिक्टेटरशिप, ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का ही पहचान है। चलिए देखते हैं मोनार्की लेवल क्या होता है। हियर वन रूलर, दैट मीन्स किंग या क्वीन, कोई एक राजा या रानी होगी एंड ही रूल्स द पीपल। नेक्स्ट है पावर इज ट्रांसफर्ड हेरिडेटरी। मतलब यहाँ पर कोई एक राजा या रानी होगी जो लोगों पर राज करेगा। एंड पावर इज ट्रांसफर्ड हेरिडेटरी, मतलब उसका जो बच्चा होगा उनकी संतानें ही अगला राजा होगी। चाहे वो उस लायक हो या नहीं हो, वो अनदर मैटर, बट उनके बच्चे ही अगले राजा होंगे। एग्जाम्पल है ब्रिटेन, थाईलैंड, ये ऐसा ही है। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी हो गया, हियर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स रूल्स इन द नेम ऑफ गॉड एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द रिलीजन। इस केस में क्या होता है, थियोक्रेसी बेसिकली हो गया मतलब कुछ रिलीजियस लीडर, मतलब धार्मिक पंथ के लोग अपने ईश्वर के नाम पे ये लोग राज करते हैं और वो लोग अपने धर्म के नियम के अनुसार राज करते हैं। एग्जाम्पल ईरान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ रन बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु होल्ड पावर एंड वेल्थ। ओलिगार्ची बेसिकली ये छोटे जगह के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल राज करते हैं जो सरकार चलाते हैं जिनके पास पावर और वेल्थ, जो अमीर होते हैं, दोनों होता है। ये बेसिकली एरिस्टोक्रेट ग्रुप था फ्रांस में। इस टाइप का ओलिगार्ची टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फाउंड इन फ्रांस। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट होल्ड्स टोटल पावर
एंड इज रूल्ड बाय जस्ट वन पर्सन। कोई एक आदमी के हाथ में सारा पावर होता है और वही रूल करता है। एज अ डिक्टेटर हु हैव ऑल द पावर्स बाय फोर्स। बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह, तानाशाह की तरह। जैसे जर्मनी वाज अंडर द हिटलर एंड पाकिस्तान वाज अंडर द जियाउल हक। तो ये हो गया ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के प्रकार। चलिए मूव करते। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का क्या डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है? तो हियर द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स द इकोनॉमी एंड ए सिंगल पार्टी होल्ड्स पावर। यहाँ पर कोई एक सिंगल पार्टी ही सारे पावर को अपने पास रखती है। ये क्या करती है? प्राइवेट ओनरशिप इज़ बैंड। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल बैंड होता है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू द कम्युनिटी एंड गुड्स आर इक्वली शेयर्ड बाय द पीपल। इस देश में जो भी प्रोडक्शन होगा वो सभी लोगों में इक्वली शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, चाइना में कम्युनिस्ट टाइप का गवर्नमेंट है। नॉर्थ कोरिया में, यूएसएसआर में भी, मैंने यूएसएसआर तो अब तो 15 कंट्रीज़ में बट गया है। पहले यूएसएसआर में कम्युनिस्ट टाइप का गवर्नमेंट था। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक होता है। नाउ इसमें क्या समझा जाता है? द कंट्री इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। जो कंट्री होता है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, कंट्री को चलाने वाले लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग फॉर देम इन इलेक्शंस। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर चुनते हैं। एग्जाम्पल इन इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक टाइप का गवर्नमेंट अभी है, क्योंकि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स दो रूप में चुनते हैं, या तो एमपी या तो एमएलए। तो एमपी जाकर प्राइम मिनिस्टर बनता है और एमएलए जाकर चीफ मिनिस्टर बनता है। ये स्टेट में होता है, ये सेंट्रल में होता है। तो यही है जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। भी दो टाइप का होता है, दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? Here people take part in all discussions and participate in all decisions. It was the earliest form of democracy, but it is possible only in small societies like ancient Greece. ये डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग डिस्कशंस में पार्टिसिपेट होते हैं, लोग डिसीजंस में पार्टिसिपेट होते हैं। ये सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था। लेकिन ये डेमोक्रेसी ज़्यादा बड़ा जगह पर नहीं हो सकता, ये छोटी जगह के लिए ही सूट करता है। एग्जाम्पल, एंशियंट ग्रीस में ऐसा होता था। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हियर गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल बाय वोटिंग देम थ्रू इलेक्शन। एग्जाम्पल, इंडिया एंड यूएसए। हम लोग के कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इलेक्शन के थ्रू वोट देकर चुनते हैं और वो लोग वहाँ पर राज्य में और केंद्र में अपना सरकार बनाते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स दैट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी के दुनिया में, समतांत्रिक दुनिया में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करके रखा है। पॉपुलैरिटी डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा क्यों है? तो फर्स्ट है पीपल्स रूल, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों का रूल होता है। इक्वलिटी, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होता है। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार मिलते हैं लोगों को। लॉ एंड जस्टिस होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है और एकोमोडेटिंग डिफरेंसेस को माना जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे आप लोगों को बता दें, ये जो पीपल्स रूल है, पीपल्स रूल मतलब लोगों का राज होता है। देखा जाए, हम लोग जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एमपी या एमएलए के रूप में, अगर ये हमारे सही ढंग से हमारा काम नहीं करे तो हम लोग इसको बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट बार इसको वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। नेक्स्ट है इक्वलिटी। तो डेमोक्रेसी में चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
सब वो उसके पास भी समानता है, वो पूरे देश में कहीं भी घूम सकता है, पूरे देश में कहीं भी घर बना सकता है, पूरे देश में कोई भी रोजगार को चुन सकता है। ये आज़ादी उसके पास है। फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग जानते हैं, हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार है। बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, अपने धर्म को पालन करने की आज़ादी, एंड साथ ही साथ अगर हमारे साथ किसी प्रकार का नाइंसाफ़ी हुआ तो उसके विरुद्ध में खड़े होने की आज़ादी। इस तरीके से कुछ मौलिक अधिकार भी हमें दिए गए हैं, और उन मौलिक अधिकारों का जो प्रोटेक्शन है वो कोर्ट करती है। तो ये सारा खूबी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है लॉ एंड जस्टिस। बिल्कुल लॉ एंड जस्टिस हमें मिल सकता है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तो फिर जो भी पावरफुल होगा वो अपना काम कर लेगा। हम लोग के साथ अगर अन्याय हुआ हो तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सबके पास पावर बटा हुआ है, पावर किसी एक जगह पर नहीं है। और ये सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इन ऑर्गन्स में ये भी फैसिलिटी है कि ये लोग जो काम कर रहा है उसके काम का हिसाब किताब भी रखेंगे। नेक्स्ट है एकोमोडेटिंग डिफरेंसेस, और साथ ही साथ ये डिफरेंस किस रूप में है? ये डिफरेंस है अलग अलग जाति के रूप में, अलग अलग धर्म के रूप में, अलग अलग भाषा बोलने वालों के रूप में, अमीर और गरीब के रूप में। तो ये सारे डिफरेंस को नहीं देखना है, सरकार ये सारे डिफरेंस को नहीं देखती है। और अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप अगर इस तरीके के डिफरेंस को प्रमोट करता है तो वो कानूनन जुर्म करता है, फिर उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलती है, क्योंकि हर एक डिफरेंस को हिसाब से कानून बने हुए हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज़ सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही मिलता है। हम लोग एक ये हर एक टॉपिक को क्लियरली पढ़ेंगे। देखिए पीपल्स रूल, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि डेमोक्रेसी इज़ ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स आर गारंटीड पार्टिसिपेंट्स इन द डिसीजन टेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग बिल्कुल डिसीजन टेकिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारी ओर से हमारी बात को रखते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए हमारी बात को रखते हैं। नेक्स्ट है पीपल चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, हम ही लोग चूज़ करते हैं। ए गवर्नमेंट विच फेल्स टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल कैन गेट रिप्लेस्ड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए तो रिप्लेस हो सकते हैं। पीपल हैव द फ्रीडम टू रेज देयर वॉइस, लोगों के पास ये आज़ादी होती है कि वो अपना आवाज़ को उठा सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीज़न। अगर कोई गवर्नमेंट गलत डिसीज़न लेती है तो हम लोग उसके विरुद्ध में आवाज़ उठा सकते हैं। ये छूट सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होती है। एंड विच दे थिंक आर हार्मफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल या कम्युनिटी, मतलब हम लोग उस कानून के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं जो कानून हमें लगता है कि हमारे विरुद्ध है, हमारे खुशियों के, हमारे समृद्धि के विरुद्ध है। तो ये पीपल्स रूल है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इन अ डेमोक्रेसी एवरी वन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में हर कोई समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई समान है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीज़न, हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि भाई आप समान हो, समानता का अधिकार सभी के पास है। एंड डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन, वेल्थ, लैंग्वेज etc। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो, मतलब भेदभाव करो, चाहे भेदभाव चाहे जाति के धर्म पर हो, जेंडर के नाम पर हो, मतलब वो महिला पुरुष, चाहे रेस के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे वेल्थ के नाम पर हो, चाहे लैंग्वेज के नाम पर हो, किसी भी रूप में भेदभाव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। और अगर कोई भेदभाव करता है तो वो कानूनन जुर्म करता है, फिर उसके विरुद्ध में आप पुलिस में और कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट्स, दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड एनी पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स इज़ वायलेटेड कैन अप्रोच टू द कोर्ट। ये सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही देती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट क्या होता है।
right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. ये 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग के पास है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई हमारे इस फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसके विरुद्ध भी जा सकते हैं, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो या सरकार की नीतियाँ ही क्यों ना हो। तो ये सारा सुविधा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही है। चलिए नेक्स्ट है लॉ एंड जस्टिस। तो लॉ एंड जस्टिस देखेंगे, लॉ का मतलब ही होता है कानून, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो डेमोक्रेसी हैज़ लॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल गवर्नमेंट के पास पावर है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को पावर देती है, मगर उसके लिमिटेशंस भी देती है कि वो पावर को कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और पावर को चेक भी लगाया जा सकता है, पावर को रोका भी जा सकता है, पावर का कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ अबव द लॉ। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। द लॉ फोकस ऑन डिलीवरी जस्टिस एंड रिसॉल्व मैटर इन फेयर मैनर। सबसे पहली बात, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई पुलिस थाना ऑफिसर, बीडीओ, ब्लॉक कलेक्टर, कोई भी, चाहे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ही क्यों ना हो, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। और साथ ही साथ लॉ का फोकस एक ही है कि वो जस्टिस डिलीवरी करे, न्याय डिलीवरी करे, चाहे वो आदमी गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, कहीं का भी हो, माने भारत के क्षेत्र में किसी भी गांव, किसी भी बस्ती, कहीं भी रहता हो, अगर उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो कानून के पास उसको जाना होगा, कानून उसको न्याय दिलवाएगा, ये कानून का काम है। और साथ ही साथ जस्टिस दिलवाने के साथ साथ मैटर को भी रिसॉल्व करना है, मैटर को सही ढंग से रिसॉल्व करना है, समस्या का समाधान ढूंढना है इन अ फेयर मैनर, वो भी सही तरीके से, सो दैट एवरीवन गेट जस्टिस। ऐसे मैं उस मैटर को सॉल्व करना है ताकि हर किसी को न्याय मिल सके। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? बेसिकली हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पावर इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन बॉडी। पावर एक जगह कभी नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस या ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून का पालन करवाना, और जुडिशरी का काम है कानून को चेक करते रहना। एंड साथ ही साथ ये सब एक दूसरे से जुड़े भी हैं। अगर कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन आए तो यही लोग करते हैं, और साथ ही साथ कानून बनाने वाले पर चेक करना, उनका हिसाब किताब लेना भी यहाँ लेजिस्लेचर का ही काम है। यहाँ पे जस्ट लुक एट द वर्ड्स, दे वर्क पैरेलल टू ईच अदर। ये साथ में काम करते हैं। दे कीप ए चेक ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर चेक भी करते रहते हैं कि तुमने सही किया, गलत किया। सरकार जो भी गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाती है, जो भी एक्टिविटी करती है, उसको गलत सही बताना भी इन्हीं का काम होता है। एंड एंश्योर्स दैट ब्रांचेस या बॉडी डू नॉट मिसयूज देयर पावर। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी गवर्नमेंटल बॉडीज़ अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करे। एंड दिस डिवीज़न इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर। इसी रूप को, सरकार के इसी रूप को हम लोग पावर सेपरेशन भी कहते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेटिंग डिफरेंसेस। तो ये क्या है? इन ए डेमोक्रेसी देयर आर सिस्टम्स पुट इन प्लेस टू फुलफिल द नीड ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे डेमोक्रेसी में अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए हैं, काम करने का एक प्रॉपर वे बनाया गया है, जिससे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी में अमीर भी है, गरीब भी है, 10 तरह के धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, डेमोक्रेसी क्या करता है? सबके नीड, सबकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करता है। एंड साथ ही साथ इनके जब अलग अलग माने मान्यताओं को मानने वाले लोग एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत
नोक झोंक कॉन्फ्लिक्ट्स होता ही रहेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी रिसॉल्व कौन करेगा? हमारा गवर्नमेंट, हमारा डेमोक्रेसी ही करेगा। एंड दिस इंश्योर्स दैट ऑल द डिफरेंसेस गेट सेटल्ड पीसफुली। ये जितना भी फ़र्क है, ये जितना भी गैप है, इन सबको शांतिपूर्वक सुलझाया जाए, ये गवर्नमेंट का काम है। थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशंस, बातचीत के माध्यम से, नेगोशिएशंस के माध्यम से। एंड द एम ऑफ एनी डेमोक्रेटिक स्टेट इज टू एंश्योर दैट द राइट्स, वैल्यूज एंड सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज शुड बी रेस्पेक्टेड। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा कोई नीति या नियम नहीं बनाओ जिससे किसी भी मान्यता को मानने वाले लोगों को ठेस या माने हानि पहुँचे। तो ये मेंटेन करना भी डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट का ही काम है, डेमोक्रेसी का काम है, सीधा रूप में बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी एंड जस्टिस इन इंडिया। तो इक्वालिटी और जस्टिस क्या होता है? दिस इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये किस इक्वालिटी, समानता और न्याय हमारे देश में कैसे मेंटेन होता है, तो वो उसके बारे में है। तो हमारे देश में लोगों का पार्टिसिपेशन होता ही है सरकार बनाने में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब है लोगों के बीच का जो भी नोकझोंक है, जो भी समस्या है, उसका समाधान होता है। और इक्वालिटी मेंटेन करके जस्टिस मेंटेन किया जाता है। सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक दलित्स, एक स्पेशल ग्रुप है जिसको हम लोग दलित कहते हैं या अत्यंत पिछड़ा ग्रुप कहते हैं। खासकर एक समय था इनको अनटचेबल्स भी माना जाता था, इनको अछूत भी माना जाता था। मतलब एक प्रकार से इनके साथ अन्याय किया जाता था, इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो और साथ ही साथ ट्राइबल पीपल एंड वुमेन हैड बीन इल ट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक समय था जब नीची जाति के लोग, जिन्हें हम लोग दलित मानते हैं, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग और वुमेन, इन लोगों के, इस ग्रुप के लोगों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ। तो when India became independent, the leaders of the country realized that they had to take strong steps to improve their condition। तब इन लोगों ने ये समझा कि नहीं भाई, इनका उत्थान करना होगा, इनको इम्प्रूवमेंट देना होगा, इनको आगे लाना होगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शोड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी फॉर ईच ऑफ इट्स सिटीजन। हमारा जब से संविधान बना है उसका पहला सिद्धांत ही यही है कि हर किसी को समानता, इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, हर जगह समानता दिलाना होगा। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल आधारित हो। तो एवरी सिटीजन अबव 18 वॉज ग्रांटेड द राइट टू वोट इन द इलेक्शन। तो पहला चीज़ है, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। मतलब जिसका भी उम्र 18 साल हो गया, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, जाति से है, अमीर है, गरीब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको वोट देने का अधिकार है। एंड एवरीवन्स वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, वेल्थ हैड सम वैल्यू। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी वोट दिया तो उसका वैल्यू होगा, कोई गरीब आदमी वोट दिया तो उसका वैल्यू नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक के वोट का एक वैल्यू होगा। एंड दिस एम्पावर द बैकवर्ड ग्रुप दलित एंड वुमेन। इस तरीके से सरकार डेमोक्रेसी महिलाओं को या अत्यंत पिछड़े वर्ग जैसे दलित है, उन लोगों को भी एक तरह का आगे बढ़ाने का काम किया, उनको भी एम्पावर किया, मतलब उनको भी शक्ति प्रदान की। नाउ दलित्स एंड वुमेन हैव बीन इंक्रीजिंगली एक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स। जाहिर सी बात है, हम लोग का प्रेजेंट दिखता है कि हर ग्रुप के लोग, हर ग्रुप की महिलाएं पॉलिटिक्स में भी हैं और हर एक फील्ड में हैं। दे हैड बीन सम ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन। ये लोग ऊंचे ऊंचे पोजीशन को प्राप्त की है, पावर के ऊंचे पोजीशन को, लाइक प्राइम मिनिस्टर भी बनी है, प्रेसिडेंट भी बनी है, चीफ मिनिस्टर भी बनी है। तो ये जगह को इन लोगों ने हासिल किया है। साथ ही साथ द गवर्नमेंट सेट मैकेनिज्म एंड लॉन्च्ड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड पीपल। तो गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट ये स्पेशल देखता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं साथ ही साथ, ताकि
जो पिछड़ा ग्रुप है वो आगे आ सके। एक है द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले एक बात कर रहे थे कि भाई कुछ लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि ये लोग अछूत हैं और उनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था। तो वैसे गलत व्यवहार करने वाले लोगों से निपटने के लिए क्या किया गया है, कानून बना दिया गया है। भाई अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दिया गया है, और अगर कोई ऐसा फॉलो करेगा तो उसको कानूनन सज़ा होगा, जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। मतलब ये कानूनन अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। नेक्स्ट है द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाज अ मेजर स्टेप इन प्रोटेक्टिंग द dignity of Dalits. Now seats are reserved for the people who belong to SC, ST and OBC. एंड दलित्स लोग SC में आते हैं। साथ ही साथ हर जगह पर सीट रिजर्व रखे गए हैं, इन पार्लियामेंट, इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एंड ऑल्सो परसेंटेज ऑफ जॉब्स वर रिजर्व फॉर देम इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। हर एक नौकरी की संस्था में इनके लिए SC, ST, OBC इनके लिए सीट रिजर्व रखे गए हैं, ताकि ये लोग माने उस नौकरी को आसानी से हासिल करके अपना और अपने आने वाले परिवार का, अपने आने वाले वंश का उत्थान कर सके, इम्प्रूवमेंट ला सके। एंड साथ ही साथ सेवरल इनिशिएटिव लॉन्च्ड टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एंश्योर द राइट टू एजुकेशन, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो कुछ आंदोलन ऐसे किए गए हैं जो ये ऐसे खासकर बेटियों के लिए उनको भी आगे बढ़ाया जाए। तो लाखों लोगों ने इस आंदोलन का फ़ायदा उठाया। इसमें क्या होता है, वैसे लोग जिनकी एक ही बेटी है वो, या एक या दो बेटी है जिनकी बेटियां हैं, वो लोग इस गवर्नमेंट स्कीम के तहत अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे उनके सरकार उनके पढ़ाई का खर्चा उठाती है। और साथ ही साथ जब उनका विवाह का समय होता है तब उस समय एक बहुत मोटा रकम सरकार उनको प्रदान करती है। तो इस तरीके का बहुत सारा इनिशिएटिव, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, जो खासकर जो लोग पिछड़े समय में रह गए, जो समय के साथ पिछड़ गए हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहीं तक चैप्टर है, ये चैप्टर यहीं तक है। ओके बच्चों लोग, आप लोग इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से 2-3 बार देखो, ऑटोमेटिकली आप लोग ये क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों लोग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।